नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 3-4 छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके पश्चात आवेशित चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। एक आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन की स्थिति यहां पर देखेंगे और आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु की विभिन्न स्थितियों के बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेंगे विद्युत द्विध्रुव, फिर बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, ये दो आवेशों का निकाय है जिनका परिमाण समान होता है, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, दोनों एक दूसरे के नजदीक अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास में एक आवेश है प्लस Q, ये हमारे पास में एक दूसरा आवेश है माइनस Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस काफी कम है, वो हम यहां पर लेकर चलें 2a। दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु है उसको हम O कह दें, और मध्य बिंदु O से प्रत्येक आवेश की जो डिस्टेंस है वो 1 के इक्वल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दो आवेश जिनका परिमाण समान, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये निकाय ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव की कुछ एग्जाम्पल की मैं यहां पर बात करूं तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl, ये सब क्या है? विद्युत द्विध्रुव होते हैं। इसमें H+ और Cl- दो आयन होंगे, एक पर धनावेश है तो दूसरे पर ऋणावेश है, दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है और अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव की शक्ति का मापन करने के लिए हम एक नई राशि यहां पर निर्धारित करते हैं। इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? स्मॉल p से। ये किसी विद्युत द्विध्रुव की शक्ति का माप को रिप्रेजेंट करती है। डेफिनेशन क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कि दो आवेशों का निकाय है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण आप ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है उनके गुणनफल से हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे, जैसे अब की बार मैं यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ ले लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ले लेता हूं, ये दोनों के बीच का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से इन आवेशों की जो डिस्टेंस है वो a है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो इस आवेश का परिमाण ले लो चाहे इस आवेश का परिमाण ले लो, Q ही होगा। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो a+a 2a हो जाएगी। और देखिए, ये एक सदिश राशि होती है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये आएगा। और ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। और ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन किधर होगी? देखिए, इसकी डायरेक्शन स्पेशली आप ध्यान रखें, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, क्योंकि इसमें तो ऋणावेश भी होगा धनावेश भी होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, सदैव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। ठीक है? तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। किधर से किधर होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। क्लियर? बात करें यहां पर इसके मात्रक विमा की, तो फॉर्मूला हमारे पास में है
मात्रक विमा भी फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, P का मात्रक, तो देखिए यहां पर Q यहां पर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, 2a दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस है जिसका मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो डी बाई में या डी बाई एक ही है, डी बाई, और देखिए जो एक डी बाई होता है इसके इक्वल होगा 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर के इक्वल होगा। एक डी बाई बराबर होगा 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर के इक्वल होगा। यहां पर बात करें P की विमा, तो देखिए ये भी हम फॉर्मूले से देख सकते हैं, ये आवेश है और आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, ये यहां पर 2a दूरी है और दूरी की विमा क्या हो जाएगी, L1। तो फाइनली जो इसकी विमा निकल कर आती है वो क्या आती है, M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा निकल कर आती है। क्लियर? ये तो हुआ है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। तो हम यहां पर इसकी अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी एंगल थीटा के ऊपर दोनों जगह पर देखेंगे। चलिए इसके लिए मैं यहां से इनको एक बार हटा देता हूं और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर सबसे पहले हम कहां देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर ये हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से इन दोनों आवेशों की जो डिस्टेंस है वो a है और मध्य बिंदु से ही स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष पर, इसकी अक्ष हो जाएगी दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो इस आवेश और इस आवेश से होकर गुजरने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है वो ही इसकी अक्ष होती है और इसकी अक्ष के ऊपर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देन यहां पर आप देखेंगे ये कोई पॉइंट P है जहां पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देखिए मेथड क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि देखिए इसमें क्या हो जाता है कि इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो देखिए धनावेश किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो ये आ जाएगी, ये डिस्टेंस R है, ये A है, तो ये वाली डिस्टेंस R माइनस A हो जाएगी। और इस आवेश की वजह से भी यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इधर पास की ओर होगी, धनावेश की वजह से दूर की ओर होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये R है, ये A है, तो R प्लस A हो जाएगी, R प्लस A। फिर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, दोनों का परिमाण यहां पर पुट करके टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, E बराबर K2P या 2KP अपॉन R² माइनस L² की घात 3/2। ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी अक्ष पर। कहां मिलने वाली है, अक्ष पर। क्लियर? और देखिए हम इस R की तुलना में इस L को थोड़ा बड़ा, मतलब R है वो बड़ा है, L यदि छोटा है, L की बजाय यहां पर A है, L की बजाय यहां पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, A लेकर चल रहे हैं। तो R² माइनस A² की घात 3/2। यदि R बड़ा है A से तो R² है वो A² से काफी बड़ा हो जाएगा। इस A² को हम नगण्य मानकर यहां पर छोड़ देंगे। इसकी R² की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की घात 3 आ जाएगी। तो
हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अक्स बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास में। अक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई है, के 2p अपॉन आर क्यूब। क्लियर। इसके बाद में हम चलेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर ये हमारे पास में निरक्ष पर फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम इधर ले लेता हूं मैं। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, ये इसका मध्य बिंदु है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ये a है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये r है। ठीक है। और ये जो इसके मध्य बिंदु से हम कह सकते हैं द्विध्रुव का केंद्र है ये, तो इसकी अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो इसकी निरक्ष है। तो ये इसकी निरक्ष है। इसको क्लियर करें। निरक्ष क्या है, अक्ष के तो लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा इसकी निरक्ष है। क्लियर। तो ये इसकी निरक्ष है और निरक्ष पर ही पॉइंट P है जहां पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसकी वैल्यू देखनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का तरीका वैसे तो हमने कक्षा 12 की जो वीडियोज हैं उसमें आपको डिटेल से अच्छे से समझाया है। ये हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट के इक्वल। यहां से इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इसको हम नाम दे देंगे E1। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पास की ओर होगी, उसका नाम दे देंगे E2। और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यह है E निरक्ष। E निरक्ष। क्लियर। और E निरक्ष की जो वैल्यू होती है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए यहां से पहले इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। तो जो वैल्यू हमारे को मिलने वाली है वो मिलती है kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 3/2। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। और जब यहां पर भी हम कंडीशन लगा दें कि r है वो बड़ा है a से, तो r स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से, तो E निरक्ष कितना आ जाएगा हमारे पास में। इस एक को हम यहां से नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो r स्क्वायर घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, kp अपॉन में r क्यूब आ जाएगा, kp अपॉन में r क्यूब। क्लियर। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देख लीजिए कि E अक्ष ये बराबर होती है 2 गुणा E निरक्ष। निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दुगुनी होती है, अक्ष पर क्या होगी, निरक्ष की दुगुनी होगी। क्लियर। तो ये रिलेशन भी कई बार सीधा भी पूछ लिया जाता है। और देखो क्या क्या पूछा जाता है इसमें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के साथ में किस तरीके से चेंज होती है। तो दूरी के साथ में इस तरीके से चेंज होगी, E समानुपाती होगा 1/में r क्यूब। क्लियर। मैं एक व्यापक सूत्र आपके सामने रख देता हूं कि थीटा कोण पर, जैसे मान लीजिए कि जो पॉइंट P है वो किसी एंगल थीटा पर मौजूद होता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
इधर पॉजिटिव ले लेता हूं, इधर नेगेटिव ले लेता हूं, और यहां से किसी एंगल थीटा पर, ये एंगल हमने कितना कंसीडर कर लिया, थीटा मान लिया है। तो यहां से आप देखेंगे कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इस बिंदु पर E बराबर के पी अपॉन में आर क्यूब अंडररूट में 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होती है। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, के पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडररूट में 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो निरक्ष के ऊपर इस थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री और कोस 90 का मान हो जाता है 0। तो यहां से 0 हो गया तो प्लस में एक का अंडररूट 1 के पी अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा, जो हमने यहां पर पुट किया है। अक्ष के ऊपर इस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। अक्ष के ऊपर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो अक्ष पर थीटा 0 हो जाएगा। cos 0 का मान होता है 1, तो यहां से 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का अंडररूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर एक्स्ट्रा एक 2 और आ रहा है। क्लियर? तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसके केंद्र से जो अभिष्ट बिंदु की जो दूरी है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? और ये इसका व्यापक सूत्र है। इस सूत्र से हम किसी एंगल थीटा पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूंगा कि यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर दें तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास में समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं के द्वारा हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाया है। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि यहां पर बलों का जोड़ा काम करता है तो बल युग्म आघूर्ण क्या होगा। चलिए हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रख देते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू, इसके ऊपर बल लगेगा इधर, इस पर बल लगेगा इधर। F बराबर, ये F1 कह दूं Q इंटू E, ये F2 कह दें Q इंटू E, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। देखो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो ये धनावेश है और इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तथा ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ये ऋणावेश है, विद्युत क्षेत्र इधर है, बल इधर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तो धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। क्लियर? और यहां से ये दोनों ही बल, ऐसे एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, दोनों बल इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर एक आघूर्ण क्रिएट करते हैं। दोनों बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल की यदि मैं यहां पर बात करूं तो F1 माइनस F2 ये 0 होगा। देखिए कुल बल तो है 0, लेकिन दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से ये एक बल आघूर्ण क्रिएट करते हैं। और देखिए वो जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण बराबर होता है दोनों में से कोई से एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी।
तो आप यहां से इस ट्राइंगल से ये वाली डिस्टेंस 2a है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी ये वाली है, यहां से लेकर ये, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा इधर, इसकी क्रिया रेखा इधर, दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच के डिस्टेंस इस ट्राइंगल से आप फाइंड आउट करोगे तो 2a sin थीटा आपको मिलने वाली है, जिसे हम q इंटू 2a को लिख सकते हैं p, e पढ़ाई है तो pe sin थीटा होगा। क्या होगा? तो टो बराबर आ जाएगा pe sin थीटा। टो बराबर क्या आएगा? pe sin थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टो इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर भी हम इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण pe sin थीटा होता है, और यदि यहां पर हमें इसकी स्थितियों की बात करें तो आप देखेंगे जब हम थीटा बराबर कितना ले लें, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो देखिए टो कितना आएगा, साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर भी 0, टो बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्थायी संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, इसको हम क्या कहेंगे? स्थायी संतुलन की स्थिति कहेंगे। क्लियर? ये जो विद्युत ध्रुव है वो यहां पर ऐसे रखा होगा, तो इस पर लगने वाला बल इधर, इस पर लगने वाला बल इधर, इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। और यदि यहां से हम इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो इस पर बल इधर काम करेगा, इस पर इधर काम करेगा, वापस इसको उसी पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो स्थायी संतुलन की स्थिति वो स्थिति होती है कि यदि हम निकाय को थोड़ा सा विस्थापित भी कर दें तो निकाय पर ऐसे बल काम करते हैं कि वो उसी स्थिति में उनको पुनः ले आते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। क्लियर? दूसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास में है थीटा बराबर 180 डिग्री। साइन 180, देखो यहां पर 180 पुट करेंगे तो साइन 180 का मान भी कितना होता है? 0 होता है। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो विद्युत ध्रुव है इसमें इस तरीके से ये जो प्लस वाला चार्ज है वो इधर, माइनस वाला चार्ज है इधर, ये घूमकर ऐसे है, इस पर बल लग रहा है इधर, इस पर बल लग रहा है इधर, दोनों पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में एक ही क्रिया रेखा पर बल काम करते हैं। इस पर लगने वाला कुल बल 0, बल आघूर्ण भी 0। लेकिन इस स्थिति को, यह संतुलन की स्थिति है लेकिन ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है। यह स्थायी संतुलन की स्थिति थी और ये कौन सी है? अस्थायी संतुलन की स्थिति इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी क्लियर करें कि यदि इस स्थिति में इस पर बल लग रहा है इधर, इस पर बल लग रहा है इधर, इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो वापस वो उस पोजीशन में नहीं लौटेगा। इस पर बल इधर काम कर रहा है, इस पर इधर काम कर रहा है, तो ये घूमकर इस वाली स्थिति में आएगी। ठीक है, तो अस्थायी संतुलन की स्थिति वो स्थिति है कि उसमें यदि हम निकाय को थोड़ा सा भी विस्थापित कर दें तो निकाय उस स्थिति में वापस उस स्थिति में पहुंचने का प्रयास नहीं करती है। क्लियर? तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है। अगली जो स्थिति है उसकी ओर बढ़ता हूं मैं कि जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू क्या ले लें? 90 डिग्री, तो बल आघूर्ण अधिकतम काम करता है। थीटा बराबर हम कितना लेकर चलें? 90। टो बराबर आ जाएगा हमारे पास में PE, और ये जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? अधिकतम। अब देखिए जब ये इस स्थिति में होता है विद्युत ध्रुव, इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण मैक्सिमम होता है, और इस स्थिति में बल आघूर्ण जब अधिकतम होता है तो इसमें कोई ऊर्जा संचित नहीं होती। इस स्थिति को हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? शून्य ऊर्जा की स्थिति। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि विद्युत ध्रुव का जो पार्ट है अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वो जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम चलेंगे
तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव की भी वहां पर चर्चा करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी निकाय के अंदर यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उसको घुमाने में किया गया कार्य, उसके कारण से संचित जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके व्यंजक हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उनके लिए हम अलग से अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो वीडियो आएंगे उसमें आप देखेंगे। तो यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। यदि विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलिए देखिए एक बार समझ लीजिए कि ये हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस q आवेश है, ये प्लस q आवेश है, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ये इसका केंद्र है, और यहां से स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होती है, और उसकी जो वैल्यू है वो 2kp/r³ होती है। 2kp/r³, ये हमने अभी बात की। अब यदि इसी विद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर दें, 90 डिग्री के कोण से घुमा दें, 90 डिग्री के कोण से घुमा देंगे तो ये वाली जो स्थिति है वो जो आवेश है वो प्लस q यहां पहुंच जाएगा और माइनस q वाला आवेश यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, हालांकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी। पहले विद्युत क्षेत्र था E, अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देखेंगे अब ये जो पॉइंट है उसी बिंदु पर ही ज्ञात करना। पॉइंट P है वो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर मौजूद है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर मौजूद है, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका आधा होता है। तो अक्ष पर तो था E, तो निरक्ष पर कितना होगा, E/2। तो यदि इसको 90 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E/2 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन का परस्पर 4.3 मिलीमीटर दूरी के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कणों के द्वारा एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, और दोनों के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4.3 मिलीमीटर हमें दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहां पर किसी एक आवेश का परिमाण तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 2a, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4.3, और मिलीमीटर में है तो 10⁻³ तो देखिए यहां से 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 64 और 4 हो जाएगा 68, तो 6.88 इंटू 10⁻22 कूलाम इंटू मीटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एक विद्युत द्विध्रुव जो 3 सेमी पर स्थित 2×10⁻⁻6 कूलाम परिमाण के दो बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, 2×10⁻⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण होता है Pe। वैसे बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है τ बराबर Pe sin थीटा, और अधिकतम जो इसकी वैल्यू होती है वो τ बराबर Pe के इक्वल होती है। तो यहां से आप ध्यान दें जो P का जो मान है वो होता है Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a इंटू E। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Q का मान 2×10⁻⁻6, तो 2×10⁻⁻6, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 सेमी, तो 3×10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 2×10⁻+5। देन यहां से क्या आ जाएगा
2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, तो माइनस का 8 प्लस का 5, तो माइनस का 3 रह जाएगा न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। इसे आप 1.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले बल का सूत्र व्यंजक हम यहां पर देखेंगे। अपना टॉपिक क्या है अब? आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करेंगे, दाब ज्ञात करेंगे। बल एवं दाब ये दोनों राशि यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम एक चालक लेकर चलेंगे। चलिए समझ लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन इन पर आधारित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको देखना आवश्यक है। चलिए देखेंगे कि ये हमारे पास में एक चालक है। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। और हम ये जानते हैं कि जो आवेश है वो सदैव चालक के पृष्ठ के ऊपर ही मौजूद होता है। ये इस तरीके से इसके पृष्ठ के ऊपर आवेश मौजूद है। ठीक है, तो जब ये आवेश मौजूद है तो इस चालक के पृष्ठ पर कितना बल लग रहा है, कितना दाब लग रहा है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम छोटा सा एक हिस्सा, छोटा सा समझने के हिसाब से थोड़ा बड़ा दिखा है, छोटा सा हिस्सा मैं तोड़कर यहां रख लेता हूं। इस हिस्से के ऊपर लगने वाले बल की हम यहां पर बात करते हैं। तोड़कर अलग नहीं किया है, समझने के हिसाब से दिखाया मैंने। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं अक्ष y, इसको हम नाम दे देते हैं L M N। ठीक है, दो हिस्से हो गए हैं। ठीक है, यहां से आप ध्यान देंगे अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है, और चालक के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है, 0। और चालक के बाहर, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, चालक के बाहर इसका यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो देखिए ये जो L M N वाला जो हिस्सा है, इसके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं कह दूं E1। क्या कह दूं? E1 कह दूं। तो इसके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है E1। L M N द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो तो E1। अक्ष Y द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E2। E1 तथा E2 ये विद्युत क्षेत्र क्रिएट किए जा रहे हैं। अब यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। E2 की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। ठीक है, यह है E1। तो यहां से E1 माइनस E2, और ये कितना है, 0। E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के, ये E2 इधर, E1 इधर, तो ये E1 माइनस E2 0 है। तो यहां से क्या हमारे पास में रिजल्ट निकला, E1 और E2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। E1 और E2 दोनों क्या हैं, बराबर है, सेम है। क्लियर। अब बाहर देखो, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1 इधर, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E2, वो भी इधर ही है। ठीक है, तो यहां पर बाहर तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैं यहां पर बात करूं, E1 का परिमाण लें या E2 का परिमाण लें, और इनका दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर। यहां पर E1 पुट कर दें तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया, इसकी जगह भी E1 रख दो, क्योंकि दोनों का परिमाण तो सेम है।
तो 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तो यहां से क्या आ जाएगा, E1 का परिमाण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का परिमाण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये चीज यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं यहां पर ये जो अल्पांश हमने लिया है इसके ऊपर लगने वाले बल की यहां पर बात करता हूं। अल्पांश कौन है? अक्स वाई। अल्पांश का नाम है अक्स वाई पर बल। अल्पांश पर लगने वाला बल है वो भी अल्पांश के रूप में, और जो विद्युत बल होता है वो होता है आवेश F बराबर Q इंटू ई। F बराबर Q इंटू ई। तो इसके द्वारा लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है E1, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है L M N वो विद्युत क्षेत्र कितना क्रिएट कर रहा है? E1। तो आवेश कितना हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश, इसके ऊपर आवेश है वो भी देखिए, इसका अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो मैं dA कंसीडर कर लूं, तो सिग्मा बराबर आवेश dQ बट्टे में क्षेत्रफल dA, तो आवेश क्या हो जाएगा? dQ बराबर सिग्मा इंटू dA। चलिए मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं, dQ इंटू E1, dQ इंटू E1। ये वाला फॉर्मूला आया कहां से है कि जो हमने विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया वहीं से निकला। F बराबर होता है Q इंटू E, तो E की जगह यहां पर E1 है, तो DF बराबर कितना निकल कर आ रहा है? DQ की वैल्यू है सिग्मा इंटू DA E1। तो फाइनली जो अल्पांश है उस पर लगने वाला बल कितना निकल कर आ रहा है? एक सिग्मा तो यहां पर पड़ा ही है। E1 की जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर में है, 2 एप्सिलॉन नॉट dA। तो जो चालक है उसकी सतह पर इस आवेश के कारण से लगने वाला जो बल है DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA के इक्वल होगा। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं यदि बात करूं दाब की, तो दाब क्या हो जाएगा? DF अपॉन में dA, DF अपॉन में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या है? दाब है। तो DF अपॉन dA बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में यहां से? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये दाब का फॉर्मूला है, ये बल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहां पर कई बार क्वेश्चन, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। सीधा फॉर्मूले तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए आकार में वृद्धि हो जाती है, ये हम जानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा, अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा, जिसके कारण से आकार में वृद्धि हो जाती है। कि कई बार इसको थोड़ा सा घुमाने के हिसाब से ये पूछ लेते हैं कि साबुन के बुलबुले को यदि हम ऋणावेश दे दें, कौन सा आवेश दे दें? ऋणावेश दे दें, तो उसके आकार में क्या परिवर्तन आएगा? धनावेश से आकार बढ़ जाता है, तो क्या ऋणावेश देने पर आकार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ऋणावेश देने पर भी आकार में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो सिग्मा है वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बल का जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा का स्क्वायर आ रहा है। माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बल बाहर की ओर ही काम करेगा, और बाहर की ओर ही बल काम करेगा तो साबुन के बुलबुले के आकार में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? तो ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन की स्थिति यहां पर हम देखेंगे कि यदि हम किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दें तो उसके संतुलन की स्थिति में कुछ रिलेशंस बाहर निकलेंगे, उनको एक एक करके यहां पर समझ लेते हैं। देखिए आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन की स्थिति का यहां पर हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए क्या है, मैं दोनों स्थितियां आपके सामने रख देता हूं। यह हमारे पास में है उदासीन साबुन का बुलबुला, उदासीन साबुन का बुलबुला, साबुन का
उदासीन साबुन का बुलबुला है ये। ठीक है, देखिए इसकी रेडियस में यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि कैपिटल आर है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो पृष्ठ तनाव है वो कैपिटल टी है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर के दाब में अंतर होता है। उस दाब में अंतर को हम कहते हैं दाब आधिक्य। क्या कहा जाता है? दाब आधिक्य कहा जाता है कि अंदर और बाहर के दाब में थोड़ा सा अंतर होता है और उसी अंतर को ही हम क्या कहते हैं? दाब आधिक्य डेल्टा पी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पी अंदर वाला ज्यादा होता है, बाहर वाला कम होता है। ठीक है, उस वजह से दाब में अंतर आ जाता है, उसी दाब के अंतर को हम दाब आधिक्य कहते हैं। देखो अंदर वाला तो इधर काम करेगा, ये तो है पी इन, और ये अंदर वाला इसको बाहर की ओर धक्का मार रहा है ऐसे, ये तो पी इन वाला है, या आप यहां तक ही दिखा सकते हैं, और बाहर वाला इधर ऐसे काम कर रहा है ऐसे, यह है पी आउट। ठीक है, तो दोनों के दाब में अंतर है, और वो जो दाबांतर होता है पी इन माइनस पी आउट, जिसको हम डेल्टा पी दाब आधिक्य भी कहते हैं, साबुन के बुलबुले के लिए 40 अपॉन में आर के इक्वल होता है। 40 अपॉन आर, ये हमने कक्षा 11 का जो पोर्शन था उसमें पढ़ा। एक वक्राकार सतह के लिए 2t अपॉन में आर, और साबुन के बुलबुले में 2 वक्राकार सतह होती है, इसलिए 40 अपॉन में आर दाब आधिक्य होगा। अब यदि हम इस साबुन के बुलबुले को कुछ आवेश दे दें तो इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, दाब आधिक्य में कमी आ जाएगी। दाब आधिक्य में कमी आ जाएगी, कैसे वो भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास में साबुन का बुलबुला है, अब की बार हमने इसको कुछ आवेश दे दिया है, आवेशित कर दिया है। आवेशित होने के पश्चात देखिए आवेश जब इसको देंगे तो पी इन पी आउट तो वैसे ही है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा और दाब काम करेगा अंदर से बाहर की ओर, और वो है पी इलेक्ट्रिक, विद्युत दाब इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत दाब, जो कि अंदर से बाहर की ओर काम करेगा, अंदर से बाहर की ओर काम करेगा, तो ये इसको फैला देगा, इसके आकार में आर में वृद्धि होगी, और जब आर में वृद्धि होगी तो दाब आधिक्य घट जाएगा। दाब आधिक्य क्या होगा? यहां पर त्रिज्या में वृद्धि होगी, त्रिज्या में वृद्धि होगी तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस स्थिति में जो दाब आधिक्य है वो देखिए, दाब आधिक्य जो कि पी इन माइनस पी आउट बराबर, उदासीन बुलबुले के लिए तो ये होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको आवेशित कर देंगे तो इसके दाब आधिक्य में कमी आ जाएगी। ये कमी क्यों आई मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, आर त्रिज्या बढ़ेगी तो दाब आधिक्य में कमी आ जाएगी, और दाब आधिक्य इलेक्ट्रिक दाब की वजह से क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रिक दाब जस्ट हमने ठीक पहले वाले टॉपिक में ही देखा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं एक बार यहां से माइनस में पी इलेक्ट्रिक कर दूं, और इसको हम क्या पुट कर देंगे? डेल्टा पी इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट बराबर 40 अपॉन में आर माइनस सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब यदि हम संतुलन की स्थिति की बात करें तो संतुलन की स्थिति में दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा, अंदर का दाब और बाहर का दाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में पी इन और पी आउट दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं दाब आधिक्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 40 अपॉन में आर माइनस सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां से सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 40 अपॉन में आर, और सिग्मा
बराबर क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में r का रूट। ये आ गया हमारे पास में सिग्मा। ये हमें क्या मिल चुका है, सिग्मा मिल चुका है। साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्राप्त हो चुका है। यदि मैं बात करूं साबुन के बुलबुले की त्रिज्या की, तो यहां से r बराबर हम क्या लिख सकते हैं 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, इसको हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। देखो यहां से इस रिलेशन से ही हम पृष्ठ तनाव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कैपिटल T बराबर R सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट बुलबुले पर आवेश, आवेश बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिग्मा इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिग्मा हमारे पास में है, इसकी वैल्यू पुट करके हम यहां से आवेश की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु की स्थिति यहां पर देखेंगे, समझेंगे। चलिए यहां से हम एक उदासीन बिंदु की स्थिति देखेंगे। देखिए उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या है कि वे बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, उस बिंदु को ही हम उदासीन बिंदु कहेंगे। चलिए वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु कहलाता है। अब देखिए यहां पर हम दो स्थितियां लेकर चलेंगे कि दो समान प्रकृति के आवेश हैं, तो उनके लिए उदासीन बिंदु कहां होगा। दो समान प्रकृति के आवेशों के लिए, दो समान प्रकृति के आवेशों के लिए देखिए ध्यान देंगे, हमारे पास में यहां पर ये दो आवेश हैं। एक को नाम देता हूं मैं Q1, दूसरे को हम नाम देते हैं Q2। देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेकर चल रहे हैं x, और इसकी डिस्टेंस देखिए मैं आपको बता दूं कि उदासीन बिंदु, दो समान प्रकृति के यदि आवेश हैं तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर मौजूद होगा। ये जब एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा के ऊपर ही आपको उदासीन बिंदु मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि भाई ये जो बिंदु है ये उदासीन बिंदु है, न्यूट्रल पॉइंट है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये Q1 से x1 दूरी पर और Q2 से x2 दूरी पर। आप ये जो x2 है इसको आप x माइनस x1 भी पुट कर सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, x2 बराबर x माइनस x1 भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए हम इस उदासीन बिंदु की स्थिति यहां पर हम ज्ञात करेंगे, x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगी, उदासीन बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कर दीजिए। Q1 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, देखिए दोनों समान प्रकृति के हैं, जैसे दोनों ही धनावेश है तो इसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, दोनों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी, तो कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो Q1 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के Q1 यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस वो x1 है, तो x1 का स्क्वायर बराबर
KQ2 अपॉन x2 का स्क्वायर। तो यहां से x1 का स्क्वायर बट्टे में x2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ जाएगा Q1 बट्टे में Q2, Q1 बट्टे में Q2 आ जाएगा। ठीक है। यदि अपन को केवल और केवल x1 चाहिए, क्या चाहिए, x1, देन यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहां से हम x1, तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर बराबर Q1 अपॉन Q2 इंटू में आ जाएगा x2 का स्क्वायर, और x2 क्या है, x माइनस x1 का स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास में। दोनों ओर से अंडररूट कर देंगे तो x1 बराबर अंडररूट में Q1 अपॉन Q2 x माइनस x1, इसको हमें इधर ले आऊंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो मुझे x1 चाहिए, क्या चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए। चलिए इसको मैं यहां पर डिवाइड में ले आता हूं, कैलकुलेशन देखेंगे, x माइनस x1 बट्टे में x1 बराबर अंडररूट में Q2 अपॉन में Q1, और यहां से हम इसको क्या लिख दें, x बट्टे में x1 माइनस 1 इक्वल टू अंडररूट में Q2 अपॉन में Q1, और यहां से हम x बट्टे में x1 बराबर अंडररूट में Q2 अपॉन में Q1 प्लस 1, x1 बराबर देखो क्या निकल कर आ रहा है, x बट्टे में अंडररूट में Q2 अपॉन में Q1 प्लस 1, ये हमारे पास में x1 की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है, x1 की। इसी तरीके से आप x2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो x बट्टे में क्या आ जाएगा, यहां से अंडररूट में Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक केवल और केवल वहां लागू होती जब आपके पास में लिमिटेड सिलेबस हो, कोई छोटा सा पोर्शन याद करना है तो कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको आप डायरेक्ट भी याद कर लो, तो वहां तक तो पॉसिबल है। लेकिन यदि आपके पास में लंबा चौड़ा सिलेबस होता है तो आप हर चीज को, हर छोटी छोटी चीजों के जो फॉर्मूले हैं वो आप रट नहीं सकते, इसलिए आपको मेथड भी आना जरूरी है। और देखो जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके जो स्पीड है वो बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कोचिंगों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनमें क्या होता है, वो तो पर्टिकुलर एक पोर्शन के टीचर होते हैं, वो एक टॉपिक को पढ़ाते हैं और वो उस टॉपिक के हर एक स्थिति के वो नए नए शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, फॉर्मूले बता देते हैं, भाई ये आ जाए तो ये कर लेना, ये आ जाए तो ये कर लेना। उनके लिए तो आसान है क्योंकि वो क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो वो छोटा सा पोर्शन होता है उसमें वो कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको तो फिजिक्स पूरी याद करनी है, 11th और 12th दोनों की याद करनी है, साथ में केमिस्ट्री भी याद करनी है, बायो भी याद करनी है। यदि वो IIT की तैयारी कर रहा है तो मैथ भी याद करनी है। तो उनके पास में लंबा चौड़ा पोर्शन होता है। देखो 100 ट्रिक केवल और केवल वहां आपको ज्यादा बेटर रहेगी जहां वास्तव में लंबा मेथड लग रहा है या आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पर आप 100 ट्रिक यूज में ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 100 ट्रिक से ज्यादा है, आप स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर ध्यान दें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो शॉर्ट फॉर्मूले बनाते तो यही है, निकलते यही है, ऐसे बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको ये वाली जो कंडीशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेकर चलेंगे कि यदि ये दोनों ही आवेश असमान प्रकृति के हो, दोनों आवेश क्या हो, दो असमान प्रकृति वाले आवेश हो, इट मीन्स एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश है, तो उस स्थिति में दो असमान प्रकृति के आवेशों के लिए बी पोर्शन, ये जैसे हमारे पास में आवेश है Q1, ये दूसरा वाला आवेश है Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेकर चल रहे हैं x। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। अब देखिए दोनों आवेश, एक जब धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही
यदि हम उदासीन बिंदु प्राप्त करना चाहें तो इनके मध्य में यहां से यहां तक इनके बीच में उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कहां होगा? इस के या तो इधर होगा या इधर होगा। वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से किस आवेश का परिमाण कम है। देखो इस चीज को आप दिमाग में फिट में डालो कि दोनों में से जिस आवेश का परिमाण कम होगा उसके नजदीक उदासीन बिंदु होगा। पहली बात तो यह है कि इनके बीच में नहीं होगा, या तो इधर होगा, या तो इधर या इधर, ऐसे होगा। अब इन दोनों में से एक तो धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और यदि मैं इनके परिमाण देखूं तो यदि Q1 का परिमाण कम है तो डेफिनेटली जो उदासीन बिंदु है, न्यूट्रल पॉइंट है, वो इधर मिलने वाला है, और जब Q2 छोटा होगा तो उदासीन बिंदु इधर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां से Q1 से मैं डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं कि L डिस्टेंस पर प्राप्त हो रहा है, और N पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो Q1 के कारण से तो कितनी हो जाएगी? KQ1 बट्टे में L1 L का स्क्वायर बराबर इस Q2 के कारण से कितनी हो जाएगी? KQ2 बट्टे में x प्लस L का स्क्वायर। दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है? x प्लस L का स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन में Q1, और यहां से हम क्या लिख दें? x बट्टे में L प्लस 1 बराबर Q2 अपॉन में Q1 का रूट। तो यहां से देखिए आप L की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? x बट्टे में L बराबर अंडररूट में Q2 अपॉन में Q1 माइनस 1। L बराबर क्या आ जाएगा? x बट्टे में अंडररूट में Q2 अपॉन में Q1 माइनस 1। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। क्लियर? और यहां पर क्लियर है कि Q1 का जो परिमाण है वो कम है, Q2 का परिमाण अधिक है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से हम उदासीन बिंदु फाइंड आउट करते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मैंने अब जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने दोलक वाला जो चैप्टर था, पिंड लोलक, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, वहां पर मैंने पढ़ा दिया है। अब यहां पर एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम की जो बॉल है, गेंद होती है, वो गेंद आवेशित है, और उस आवेशित गेंद को हम विद्युत क्षेत्र में दोलन गति करवा रहे हैं। तो दोलन गति करवाएंगे तो उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो यहां पर हम देखने वाले हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सरल लोलक के दोलन काल पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब उसकी बॉल को आवेशित करके उसे विद्युत क्षेत्र में दोलन गति करवाई जाए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये हम पढ़ चुके हैं कि सरल लोलक देखिए क्या होता है, एक दृढ़ आधार से अवितन्य और द्रव्यमानहीन डोरी से एक बिंदुवत द्रव्यमान यदि बांध दिया जाए और यदि इसको थोड़ा सा अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से दोलन गति करेगा। ठीक है, ये इसकी माध्य स्थिति होती है, माध्य स्थिति, और इस स्थिति में इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता 2 पाई अंडररूट में L बट्टे में G। ये आवर्तकाल का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब देखिए इसको हम आवेश दे दें बॉल को Q और इसे विद्युत क्षेत्र में रखकर दोलन गति करवाएं तो क्या होगा। चलिए देखिए, हम यहां पर देखो, मैं डायग्राम से ही आपको समझा देता हूं।
कि हम जो विद्युत क्षेत्र हैं वो किधर किधर लगा रहे हैं। ये मैंने एक स्थिति में यहां पर कि देखिए विद्युत क्षेत्र हम लगा देते हैं नीचे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा हुआ है, नीचे की ओर। तो देखिए इस बॉल के ऊपर नीचे की ओर काम कर रहा है mg। नीचे की ओर क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। और नीचे की ओर ही क्या काम कर रहा है, q इंटू ई। इसका जो आवेश है वो q है, द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। देखो समझ लो, mg नीचे काम कर रहा था, साथ में और क्या काम करने लग गया, QE काम करने लग गया। तो इस पर प्रभावी जो भार है mg डैश बराबर आ जाएगा mg प्लस में QE। और यहां से हम g डैश बराबर पुट कर देंगे g प्लस QE अपॉन स्मॉल m। तो देखिए जो आवर्तकाल है, नया जो आवर्तकाल है t डैश बराबर 2 पाई अंडरूट में l बट्टे में g डैश। और यहां से ये क्या आ जाएगा 2 पाई अंडरूट में l बट्टे में g प्लस QE बट्टे में स्मॉल m आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब यदि हम क्या कर दें, अगली स्थिति देखें कि यदि ये जो विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ये ऐसे दोलन गति कर रहा है, और यहां से यदि हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ऊपर की ओर यदि विद्युत क्षेत्र लगे mg नीचे, तो उस कंडीशन में QE ऊपर की ओर काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर। तो परिणामी जो भार है mg डैश बराबर आ जाएगा mg माइनस में QE, और g डैश बराबर क्या आ जाएगा, g माइनस QE बट्टे में m आ जाएगा। और इस स्थिति में जो आवर्तकाल है 2 पाई अंडरूट में l बट्टे में g डैश, जो कि g माइनस में QE बट्टे में m हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी स्थिति है वो ये वाली स्थिति है कि यहां से ये इस तरीके से दोलन गति कर रहा है। यहां पर अब की बार हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है वो क्षैतिज डायरेक्शन में लगाया है, इस डायरेक्शन में लगाया है। और यहां पर इधर की ओर बल काम करेगा आपके पास में QE, इधर की ओर बल काम करेगा mg, और इस डायरेक्शन में परिणामी बल mg डैश, mg डैश। तो देखिए mg डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जो परिणामी जो बल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर का रूट, क्योंकि दोनों ही बल क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनका परिणामी हम ज्ञात कर लेंगे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के रूट वाले फॉर्मूले से। तो यहां पर थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं देख लेता हूं जी डैश। तो जी डैश कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस QE अपॉन m का स्क्वायर का रूट। यहां से आवर्तकाल में जी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आवर्तकाल कितना आ जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडरूट में, देखो ध्यान देना दो बार अंडरूट आएगा इसमें, l बट्टे में जी डैश। तो ये आ गया जी स्क्वेयर प्लस QE बट्टे में m की घात 1/2। क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं विद्युत क्षेत्र में आवेश को गति करवाने वाला हूं कि देखो विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश गति करता है, तो देखिए कौन कौन सी स्थितियां हमें प्राप्त होती है, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनको भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं, और इसमें पहली जो हमारी कंडीशन है कि आवेशित कण को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में छोड़ रहे हैं।
तो इसका मतलब यह है कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। क्लियर? देखिए यहां पर एक डायग्राम के जरिए समझिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो समांतर रेखाएं हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यहां पर कंसिडर कर लूं कि पॉइंट ए पर आवेशित कण को छोड़ा जा रहा है और t समय पश्चात कण के द्वारा s दूरी तय की जा रही है और s दूरी तय करने में लगा जो समय स्मॉल t है। प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है और बिंदु B पर जो वेग है वो v हो जाता है। ये मैंने कुछ चीजें क्लियर कर दी है कि विराम से छोड़ रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0 और t समय बाद में B पर पहुंच जाता है जिस पर वेग हो जाता v। कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m हम लेकर चलेंगे, आवेश q लेकर चलेंगे। द्रव्यमान तो कितना है m क्या है? कण का द्रव्यमान और कण के ऊपर आवेश है q। तो देखिए यहां पर हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे। कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी है? पहली चीज तो यही क्लियर करनी है कि आवेशित कण पर कितना बल काम कर रहा है। आवेशित कण पर बल, तो देखिए एक समान एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल होता है F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। ये क्लियर हो गया? बल तो काम करेगा QE। मैं यहां पर बात करता हूं आवेशित कण का त्वरण। तो देखिए त्वरण कैसे निकलेगा? F बराबर होता है m में और F बराबर है QE। तो यहां से दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। A बराबर आ जाएगा QE बट्टे में m, QE बट्टे में m, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये A त्वरण से गति कर रहा है। फिर इस कण का अंतिम वेग v ज्ञात करना है। और देखो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग हमें पता है, अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। तो हम गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है u प्लस at। तो u का मान 0 है, a का मान हमारे पास में ये रहा, तो v की वैल्यू ये आ गई QET बट्टे में स्मॉल m। ये आ गई हमारे पास में वेग को हम गति के तीसरे समीकरण से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां पर मैं गति के समीकरण क्यों लगा रहा हूं? वेग बराबर दूरी बट्टे में समय क्यों नहीं कर देता? गति के समीकरण इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो आवेश है वो त्वरित गति करेगा और त्वरण प्रदान करने का काम यहां पर विद्युत क्षेत्र करने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की यहां पर त्वरित गति हो रही है, इसलिए यहां पर हम गति के समीकरण अप्लाई कर रहे हैं और ये एक समान त्वरित गति के लिए ही होते हैं। तो तीसरा समीकरण ये होता है, तो यहां से u का मान तो कितना 0, तो v बराबर आ जाएगा 2as का रूट। तो यहां से 2a का मान कितना है QE बट्टे में m और s का रूट, ये आ गया हमारे पास में। ये आप देख रहे हैं ये s है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों यहां से हम बिंदु A और B दोनों के बीच का जो विभवांतर है उसको हम डेल्टा V से कह दें। तो देखो विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए E बराबर होता है माइनस में dV बाई dr। ये एक रिलेशन होता है विभवांतर, मतलब विभवांतर हो गया ये, और ये दूरी हो गई, ये E हो गया। तो E dV की जगह हम E इंटू dr पुट कर सकते हैं। तो E इंटू यहां पर जो डिस्टेंस है वो है s, A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है s। तो s की जगह डेल्टा V बट्टे में E भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बट्टे में E, ये रहा ना। तो यहां से 2Q, इस E इंटू एस की जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा V। तो डेल्टा V, ये जो डेल्टा V आप देख रहे हैं ये है विभवांतर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का विभवांतर है। क्लियर हो जाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन जब आप इनको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में घुसोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कहाँ अप्लाई होनी है ये। फिर देखिए संवेग का सीधा फॉर्मूला है m इंटू वी। वी हमारे पास में भांत भांत के हैं, v की वैल्यू पुट करो,
तो m से m कट जाएगा, QET आ जाएगा, QET। आप v का मान ये वाला भी रख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी संवेग की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब मैं यहां पर बात करता हूं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², हाफ mv²। तो देखिए v की वैल्यू हमारे पास में है, ये रही, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो q² e² t² बट्टे में m²। तो गतिज ऊर्जा यहां से एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास में गतिज ऊर्जा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन कि यदि हम आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के लंबवत उसमें प्रवेश करवा रहे हैं, प्रक्षेपित करवा रहे हैं, आवेशित कण को, एक आवेशित कण को, आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए, लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाए। तो इसके लिए देखिए, मैं विद्युत क्षेत्र के लिए, ये हमारे पास में एक प्लेट है, ये हमारे पास में एक दूसरी प्लेट है, जैसे ये ऋणावेशित प्लेट हम लेकर चलें, ये हमारे पास में एक धनावेशित प्लेट है, क्लियर। और यहां से हम इसको, एक आवेशित कण है, इसको प्रवेश करवा रहे हैं। इसका प्रारंभिक वेग है वो केवल और केवल अक्ष डायरेक्शन में है, और वो है u। हम ये जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर से इस डायरेक्शन की ओर है, विद्युत क्षेत्र है E इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ये आगे की ओर चलेगा इसका पथ परवलयाकार हो जाएगा। इसका पथ कैसा हो जाएगा? परवलयाकार पथ हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस आवेश के ऊपर एक बल काम करता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी क्षण विशेष पर t समय के पश्चात बिंदु P पर पहुंच गया, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, और इसमें जो समय लगा है x y पॉइंट पर पहुंचने में, यहां से इसको जब छोड़ा इधर गति करवाते हुए, तो t समय लगा। कितना समय लगा? t समय लगा। x एक्सिस दिशा में जो तय की गई दूरी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यह x, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है y। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये मैंने यहां पर इसमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चला हूं, और ये है मूल बिंदु, ये है x एक्सिस दिशा, ये है y एक्सिस दिशा। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साथ पर परिणामी वेग भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो x, तो देखो समय लगा है O से P तक पहुंचने में t, और तो x एक्सिस दिशा में तय की गई दूरी है x, तो x एक्सिस दिशा में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? x एक्सिस दिशा में जो वेग है वो क्या है? ux। वेग बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? दूरी बट्टे में समय। तो यहां से x बराबर आ गया है ux इंटू t, और मैं आपको बता दूं कि x दिशा में वेग है वो चेंज नहीं होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा ये अपरिवर्तित? इसको भी क्लियर कर लें। क्योंकि x एक्सिस दिशा में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, इस आवेशित कण के ऊपर बल केवल और केवल ऊपर की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर ही है। x एक्सिस दिशा में जिस वेग से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश ने प्रवेश किया, उसी वेग से ही ये गति करता रहेगा। तो x एक्सिस दिशा में जो वेग है ux, ये कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा संपूर्ण गति के दौरान। ठीक है, तो ux बराबर u है, तो यहां से हमारे पास में
अक्स बराबर तो क्या रिलेशन आया, ut, अक्स बराबर क्या आया, ut, और यहां से u बराबर आ गया अक्स बट्टे में t, या आप t बराबर क्या पुट कर सकते हैं, t बराबर अक्स बट्टे में u पुट कर सकते हैं, अक्स बट्टे में u। क्लियर। अब मैं यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और y दिशा में इसको अप्लाई कर दें तो y बराबर uyt प्लस 1/2 ay t स्क्वायर, यही होगा गति के समीकरण का y दिशा में घटक। तो देखो uy प्रारंभिक वेग y दिशा में नहीं है, ay y दिशा में जो त्वरण है वो क्या होगा, यहां पर qe बराबर ma, और y दिशा में जो a है वो क्या आ जाएगा, ay बराबर यहां से qe बट्टे में m निकल जाएगा। ठीक है, t का मान ये पड़ा ही है तो वैल्यू पुट कर दो, तो y बराबर 1/2 qe अपॉन m, t का मान ये रहा अक्स बट्टे में u, तो अक्स स्क्वायर बट्टे में u स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है अक्स और y के बीच में भी। तो यहां से देखिए जो y है वो अक्स स्क्वायर के समानुपाती है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो समीकरण यहां पर पथ का जो समीकरण है वो परवलयाकार होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर परवलयाकार पथ पर गति करेगा। ठीक है, और ये वाला रिलेशन यहां पर सही होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो पार्ट था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन से और भी ले लेते हैं, चलिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए ये वाला कि आयताकार समरूप विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक आवेशित कण एक का संचरण पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा कण 2, 3, 4 के संचरण पथ की दिशाएं क्या होगी। यह हमें एक आयताकार समरूप विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, और जो कण एक है उसका पथ भी दिखाया गया है। हमारे को ये कहा गया है कि जो कण एक है वो धनात्मक कण है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, साथ में जो 2, 3 और 4 नंबर के कण हैं उनके पथ की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए पहले तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को क्लियर कर लेते हैं। ये एक धनावेशित कण है, जैसे ये इस आयताकार विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है ये परवलयाकार पथ पर जाकर यहां पर इस पृष्ठ की ओर जा रहा है, तो ये ऋणावेशित भाग की ओर जाएगा। किधर जाएगा, ऋणावेशित, और ये वाला भाग इसको प्रतिकर्षित करेगा धनावेशित। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे से ऊपर की ओर। इसका आंसर तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर। अब इस कण को हम यहां पर गति करवाएंगे, तो ये ऋणावेश है, ये धनावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। इसका पथ ऐसा होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। 2 नंबर का कण किधर जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। अब इन दोनों कणों के पथ भी देख लेते हैं। जो ये वाला जो कण आप देख रहे हैं, ये कण ऋणावेशित है, ये ऐसे जाएगा, और ये धनावेशित कण है, ऐसे जाएगा। हालांकि चारों ही कण हैं वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, परवलयाकार पथ होगा। धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेशित कण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो यहां पर 3 नंबर का कण नीचे से ऊपर, 4 नंबर का कण ऊपर से नीचे की ओर गति करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि समरूप विद्युत क्षेत्र
1.6 गुणा 10⁵ वोल्ट पर मीटर में स्थित अल्फा कण का द्रव्यमान 6.4 इंटू 10⁻27 kg तथा आवेश 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम है। तो विराम स्थिति से 2 इंटू 10⁻2 मीटर का पथ तय करने के बाद में वेग क्या होगा। तो देखिए यहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था वेग के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये अंडरूट में 2as वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। a बराबर क्या होता है QE बट्टे में m, QE बट्टे में m। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। 2 क्योंकि जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻19 और जो विद्युत क्षेत्र है वो 1.6 गुणा 10⁵5। एस की जो वैल्यू है वो है 2 गुणा 10⁻2 और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये रहा 6.4 इंटू 10⁻27। देखिए यहां से इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 6.4 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और कुछ तो नहीं है इसमें, Q आई गया, E आई गया, फिर S आ गया। चलिए देख लेंगे बाकी का जो भी होगा। यहां से 10 की घात कितनी आ गई हमारे पास में, बट्टे से ऊपर जाएगी तो ये प्लस में 27, प्लस में 5 तो प्लस में तो 32 हो गई, प्लस में 32 और माइनस की 21 तो प्लस में रह गई 11, प्लस में 11 तो ये इसको एक घात दे देते हैं तो 4√2 गुणा 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अल्फा पार्टिकल गति करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने इसकी थ्योरी पुट नहीं की है, आप भी समझें इसको क्या है क्वेश्चन। हमारे पास में 3 पराविद्युत गोले दे रखे हैं। पराविद्युत पदार्थ के 3 गोले हैं, ठोस गोले हैं। पहले गोले की रेडियस है r/2, उस पर आवेश है q और उसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है E1। दूसरा जो गोला है उसकी रेडियस है कैपिटल R, आवेश उस पर 2q और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2। तीसरा जो गोला है उसकी रेडियस है 2r और उसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर पॉइंट P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E3 और इस पर आवेश है 4q। हमारे को ये पूछा है कि E1, E2 और E3 तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले तो हम E1 ज्ञात करते हैं पहले गोले के लिए। तो देखिए किसी गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ में R² के इक्वल होती है। तो KQ और यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R है तो कैपिटल R²। बात करते हैं दूसरे गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए उसके पृष्ठ के ऊपर ही है तो पृष्ठ के ऊपर कितनी हो जाएगी K, आवेश यहां पर 2q है बट्टे में R²। तो 2 गुणा में KQ बट्टे में R²। तो E1 का दुगुना है, यहां पर क्या हो गया E2 बड़ा हो गया, E1 छोटा हो गया। तीसरी स्थिति में देखें विद्युत क्षेत्र, देखिए अब की बार पराविद्युत गोले के अंदर है, कुचालक गोला है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अंदर के लिए KQR बट्टे में R3, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए Q का मान यहां पर 4q और R कितनी दूरी पर ज्ञात करें, कैपिटल R दूरी पर। इसकी त्रिज्या कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब। कैलकुलेशन करेंगे 4qr यहां से 8r3, तो ये हमारे पास में 1/2 KQ बट्टे में R²। तो ये वाली जो वैल्यू है E3 वो सबसे कम है, तो E2 है सबसे ज्यादा, E1 उससे कम और E3 है सबसे कम। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दर्शाए गए 2 बिंदु आवेश प्लस
10 की घात -7 कूलाम तथा माइनस से 10 की घात -7 कूलाम को ए तथा बी पर रखा गया है, जिनके बीच की दूरी 20 सेमी है। तब बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, जो कि ए और बी दोनों से 20 सेमी की दूरी पर है। कि इन दोनों बिंदुओं के ऊपर दो आवेश रखे हुए हैं, 10 की घात -7 कूलाम और माइनस से 10 की घात -7 कूलाम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेमी, और दोनों आवेशों से 20-20 सेमी की डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट सी है, जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, इसको मैं E1 नाम दे दूं। इस ऋणावेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 होगा। और ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। चलिए, E1 और E2 की, हालांकि जो इनका परिमाण है वो सेम ही होना है। इनका परिमाण क्या होगा? सेम ही होगा, KQ/R²। चलिए, KQ/R² ही होगा। फिर यहां से हमारे पास में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 120 का रूट, तो 2E1² cos 120 डिग्री। चलिए, मान रख देता हूं मैं, E1² cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस में E², केवल E² रह जाएगा, और E² का अंडररूट करेंगे तो E1 रह जाएगा, और यहां से E1 की जो वैल्यू है वो है KQ/R²। 9 × 10 की घात 9, Q का जो मान है वो है 10 की घात -7, और R का मान है 20 सेमी, तो 0.2 गुणा 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, तो 9 गुणा में 2 जीरो बट्टे में 4 × 10 की घात 2, और यहां से 25 को 9 से गुणा करेंगे 225, तो 2.25 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर? तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ क्वेश्चंस, और ये था आज का हमारा वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।